नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका। आज हम आपके सामने एक बहुत बड़ा सर्वे लेकर आ रहे हैं कोरोना को लेकर। TV9 भारतवर्ष का एक्सक्लूसिव सर्वे है, लेकिन जब हम ये सर्वे तैयार कर रहे थे तो एक अलग ही कहानी तैयार हो रही थी भारत और पाकिस्तान के बीच में, और वो कहानी क्या है वो बताएंगे सुमित, मेरे सहयोगी आपको। लेकिन उससे पहले भारत पाकिस्तान के बीच DGMO की बैठक में बनी सहमति। बहुत बड़ी खबर, LOC पर हर विवाद का निपटारा बातचीत से होगा। हॉटलाइन पर बात और फ्लैग मीटिंग से निकाला जाएगा समाधान। कल रात से सभी पुराने समझौतों पर सख्ती से होगा अमल। पुराने समझौते यानी मुशर्रफ के काल के या किसी और काल के। सीधे चलेंगे, सुमित मेरे सहयोगी मेरे साथ है। सुमित, पूरी खबर बताएं कि LAC पर जिस तरीके से डिसएंगेजमेंट हुआ, उसके बाद LOC से ये बड़ी खबर थी कि सीजफायर वॉल्यूशन को पूरी तरीके से लागू करने के इनिशिएट किया गया। और महत्वपूर्ण यह है कि पाकिस्तान की तरफ से लगातार ये बात कही गई और पाकिस्तान की तरफ से जब DGMO लेवल की बातचीत हुई और ये आज कंक्लूजन हुआ, यानी आप मान के चलिए कि कल इसको लेकर कल रात से अब ये लागू है कि कोई फायरिंग नहीं होगी। पूरी तरीके से शांति बहाली के लिए दोनों देश काम करेंगे और ये भी तय है कि कोई भी किसी भी फायरिंग को इनिशिएट नहीं किया जाएगा। दोनों तरफ से सभी 2003 के को माना जाएगा। और 22 तारीख को, इसी महीने की 22 तारीख को दोनों की तरफ से यह वर्बल एश्योरेंस हुआ था और अब दोनों ने हॉटलाइन पर इसको लेकर सहमति जता दी है दोनों देशों ने। यानी तय है कि LAC के बाद अब LOC पर भी शांति ये वो फैसले हैं जो एक आध दिन में नहीं होते हैं। ये काफी लंबा लॉन्ग ड्रॉन प्रोसीजर होता है। लेकिन ये फैसले हुए कैसे, यहां पर कैसे पहुंचे पाकिस्तान? क्या वो भारत से डर गया है या क्या है? व्हाट इज द रीजन अबाउट इट? देखिए निशांत, इसके लिए एक पहलू यानी एक रीजन नहीं है, इसके लिए कई रीजन है। हम आपको LAC के बाद भी कह सकते हैं कि जिस तरीके से भारत और चीन के स्टैंड ऑफ को लेकर आपने याद होगा कि पाकिस्तान ने 4000 से ज़्यादा सीजफायर वॉल्यूशन की उसी दौरान। लेकिन जैसे ही भारत और चीन के समझौते ठीक ट्रैक पे चढ़े, उसके बाद पाकिस्तान भी उस लाइन पर आया। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह कि जिस तरीके का डिप्लोमेटिक प्रेशर भारत ने पाकिस्तान पर बनाया, खासतौर पर आतंकवाद को लेकर, वो भी एक उसकी मुख्य वजह रही है। यही वजह है कि अब पाकिस्तान की तरफ से इनिशिएट किया गया और दोनों देशों ने सहमति की है कि अब दोनों तरफ से कोई भी सीजफायर वॉल्यूशन का उल्लंघन नहीं करेगा। यानी पाकिस्तान अब चाहता है कि शांति बहाली के लिए LOC पर काम किया जाए। लेकिन निशांत, मैं फिर कह रहा हूं कि ऐसी चीजें पाकिस्तान की तरफ से पहले भी इनिशिएट की गई हैं, लेकिन भारत पूरी तरीके से चौकस भी है और अपनी प्रिपरेशन को उसी तरीके से आगे भी तैयार रखेगा। आप जो जानकारी दे रहे हैं सुमित, मैं अपने दर्शकों को एक बार वेरी क्विकली यहां पर कुछ वॉल्स दिखाने जा रहा हूं, कुछ जानकारी, कुछ ग्राफिकल इनपुट जो मेरे सहयोगियों ने तैयार किए। यहां पर सीधे मैं आपको दिखाता हूं, ध्यान से देखें आप। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, ये देखें, वो जानकारी है कि भारत पाकिस्तान के बीच 2003 में हुआ था सीजफायर समझौता। 2003 नेक्स्ट चेंज ओवर करें। 2003 में PM अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति मुशर्रफ के बीच सीजफायर पर सहमति बनी थी। 24 फरवरी 2021 तक 591 बार टूटा सीजफायर। 2020 में 4645 बार टूटा सीजफायर समझौता। ये देखें आप, ये हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन मैं सीधे चलूंगा इस ग्राफिक्स के बाद सीधे। जल सिन्हा मेरे साथ है। सर, समझना चाहूंगा ये हुआ क्या और आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए निशांत, ये हुआ है जिस तरह से हमारे आपने नदन बॉर्डर्स में देखे हैं, जिस तरह से चीन ये रियलाइज किया है और वो कुछ कार्रवाइयां क्या जिसके ऊपर में एक पॉजिटिव रिस्पांस भारत की तरफ से है, उसी तरह से ये पाकिस्तान काफी दिनों से ये ट्राई करता रहा है मिलिट्री फॉर्म्स में। देखिए DGMO की बात आज नहीं हो रही है, उसकी बात बहुत दिनों से चल रही है, मगर हमारा स्टैंड ये था कि टेरर एंड टॉक कांट गो टुगेदर, वो आज भी कायम है। हाँ, DGMO लेवल से ये सहमति बनी है और पाकिस्तान कहता है कि हम वही समझौते को, 2003 के समझौते को पूरी तरह मानेंगे और 3 चीजें उसके ऊपर होंगी: बातचीत, सीज फायर और फ्लैग मीटिंग्स। तो हम इसको एक जामा पहनाना चाहते हैं, एक चांस देना चाहते हैं। देखिए DGMO लेवल की चीजें हैं। 2003 से 2006 तक सीज फायर का जो एग्रीमेंट था बहुत खूबी से ये हुआ। ये पाकिस्तान ही तोड़ता है, भारत कभी भी इस चीज को नहीं तोड़ा। जब वो इन्फिल्ट्रेशन करता है और जब आतंकवाद भेजता है तो वो सीज फायर का उल्लंघन करता है। आपने बता दिया किस तरह से 2020 और फिर 2021 में भी चल रहा था। ये 3 दिन पहले से ये बातचीट आ गई थी कि ये कुछ ऐसा होने वाला है और इसकी विकल्प आपने देखा होगा। ये चीजें जो हो रही हैं, ये भारत की जो इमर्ज आउट होकर हुआ है एशिया पैसिफिक के अंदर में, चीन भी मानता है और पाकिस्तान भी मानता है।
यदि आपको याद होगा, हमारे चीफ ने 2 दिन पहले एक बहुत बड़ी बात कही थी। जब हम 2 फ्रंट वॉर की बात करते हैं तो पाकिस्तान की तरफ से यह देखा गया है कि कोई ऐसी चीज वो नहीं किया, चाहे वो कंसंट्रेशन ऑफ फोर्सेस हो, ट्रुप का मोबिलाइजेशन हो, वो नहीं किया, जो कि एक बड़ी बात हमारे चीफ ने की है पाकिस्तान के संदर्भ में। तो एक मौका तो जरूर मिलना चाहिए। मैं आपसे कुछ सवाल पूछ रहा हूं, वो सवाल मैंने सिर्फ आपके लिए तैयार किए हैं, उन सवालों का जवाब मैं आपसे लूंगा। पहले अपने दर्शकों को वो सवाल बता रहा हूं। आइए जरा यहां पर, ये कुछ सवाल हमारे सामने हैं और उसके बाद हमारे पास कुछ और खबरें हैं, वो भी हम तेजी से आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले आप देखें यहां पर, सीजफायर समझौता या साजिश, क्या सीजफायर समझौते की आड़ में पाकिस्तान तैयारी के लिए टाइम ले रहा है? यह एक वैलिड क्वेश्चन है। नेक्स्ट, क्या पाकिस्तान ने सीजफायर समझौता इसलिए किया क्योंकि एलएसी पर चीन की हालत देखकर वो डर गया? नेक्स्ट, क्या पाकिस्तान के अंदरूनी हालात को देखते हुए सीजफायर समझौते का विकल्प तलाशा गया क्योंकि उनको लग रहा है कि भैया हमारी बहुत पिटाई हो गई है, हम अपनी आर्मी को भी वहां फोकस नहीं करते हैं, हमारी आर्मी की भी थू चल रही है, फिर से पिट जाए, इससे अच्छा है शांत हो जाओ। नेक्स्ट, क्या एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट में जाने से बचने के लिए पाकिस्तान ने सीजफायर समझौता किया? ये सारे सवाल है। मैं सीधे चलूंगा यहां पर जनरल सेना के पास। सर, पहला सवाल जो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, और मैं आई वांटेड टू बी वेरी फास्ट जनरल साहब, पहला सवाल जो है मेरा वो ये है कि क्या पाकिस्तान ने टाइम बाय करने के लिए ये सब किया है? सर, शायद मेरा भी मानना है कि पाकिस्तान सुधरने वाले देशों में से नहीं है। हां, वो आज के दिन में जिस तरह से घिरा है, खास करके एफएटीएफ में जब एफएटीएफ का आज भी जब प्रदर्शन है, बलूच, खैबर पख्तूनख्वा से, पीओके से और सिंजियांग से लोग वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं कि इनको ब्लैक लिस्ट में डाला जाए। एफएटीएफ में यह पहले नहीं हुआ था, प्रेशर बहुत ज्यादा है। उसके अलावा जिस तरह से एशिया पैसिफिक के अंदर में भारत का, क्वाड का, जिसको नेटो कहते हैं, पाकिस्तान इतना अलग थलग नहीं, अब सलूकी अकेला हो जाएगा। टाइम बाय करने का मेरा मतलब क्या है? वो अपने लॉन्च पैड फिर से तैयार कर ले, नंबर 1। वो अपने आतंकियों को फिर से कुछ नई स्ट्रैटेजी ड्रॉ आउट करे, क्योंकि कश्मीर को पूरी तरीके से क्लीन किया जा रहा है 370 हटने के बाद से। अब उनको टनल्स बनानी पड़ रही है, वो भी हम पुरानी टनल्स भी एक्सपोज कर रहे हैं। सारे आतंकियों को फ्लश आउट किया जा रहा है। बालाकोट और उरी की जो घटनाएं हुई हैं, उसने बता दिया है कि भाई हम इनका जवाब कभी भी दे सकते हैं। तो आर दे बाइंग टाइम? वेरी क्विक रिएक्शन सर। देखिए, बाइंग टाइम वो कितना भी कर लें, आज के दिन में जिस तरह से भारत और पूरा विश्व, आपने फ्रांस में देखा कैसे एंटी लॉ आ गई है उनके, तो ये पूरा विश्व एकजुट हो गया है। जिस तरह से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में आज के दिन जिस तरह से हमने डिप्टी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बिना पाकिस्तान के नाम लिए हुए फिर से उनको घेर रहे हैं, तो भारत का गार्ड कहीं कम नहीं होगा। सर, आपने एफएटीएफ का जवाब आपने अपने आप दे दिया। मैं आपसे एक और चीज जानना चाहता हूं, क्या यह समझा जाए कि चीन की जो पिटाई हुई या चीन के फौजियों का जो हाल हुआ, उसको ऐसा लगा कि भैया हमारा सपोर्ट करने वाला जो बड़ा भाई है या जो हमारा मतलब जो जिससे हम उधार लेते हैं वो है, जब वही पिट रहा है तो खुद ही शांत होकर बैठ जाओ? क्या यह भी हो सकता है? 100% निशांत जी, आपने एब्सोल्युटली, मुद्दा यही है। यह टेंजिबल फैक्टर, इनटेंजिबल फैक्टर नहीं है, एक टेंजिबल है। जब चीन ऐसा देश भारत का मुकाबला नहीं कर सकता मिलिट्री टू मिलिट्री कन्वेंशनल लेवल पे, और चीन को 20 साल और लगेगा, मैं आपको बताता हूं 25 साल, जिस तरह से वो इमर्ज आउट होना चाहता है। आर्मियां और सामरिक जो चीजें हैं, ऐसे कैपेबिलिटी नहीं आती, बहुत समय लगता है। तो पाकिस्तान को यह रियलाइज हुआ है कि नहीं कर सकता कन्वेंशनली भी, और चीन कभी भी मदद के लिए नहीं आएगा। इस विषय पर लास्ट सवाल मेरा, क्या यह समझा जाए पाकिस्तान में आर्मी के खिलाफ पहली बार विद्रोह हो रहा है? पहली बार। मैं चाहूंगा राहुल जरा दर्शकों को अपडेट करने के लिए ऊपर ब्रेकिंग भी दे दें। पाकिस्तान में इमरान खान की हालत खराब हो रही है। ये सारे फैक्टर्स को देखते हुए, इनको वेन करते हुए, क्या ऐसा लगता है कि पाकिस्तान आर्मी के मन में डर हो गया कि भैया हमने फिर कोई हरकत की, वो हमारी फिर पिटाई करेंगे, इस बार तो हालत खराब हो जाएगी, सो बेटर टू अवॉइड कन्फ्रंटेशन, उनसे जो है झगड़ा फसाद कम ही करो? देखिए निशांत जी, सही बता रहे हैं आप। देखिए, आपको याद होगा जब सिंध के ऊपर में पहली बार एक ब्रिगेडियर को मारा गया, पाकिस्तान उसको दबा दिया। जब वहां पर पुलिस और इसके बीच में झड़प हुई आर्मी, तो कोर कमांडर लेवल के उसके एक ब्रिगेडियर को मार दिया गया। इसका पाकिस्तान में कभी नहीं हुआ। पाकिस्तान में टोटल सरेंडर है, आर्मी के ऊपर में विद्रोह। अब तो देखिए रावलपिंडी और जीएचक्यू के अंदर में
गो नियाजी गो के नावले के साथ साथ गो बाजवा गो के नारे लगते हैं, पॉइंट टेकन सर, पॉइंट टेकन लगते हैं। पॉइंट टेकन। अब मैं अगली खबर दिखा रहा हूं अपने दर्शकों को। ये जो जल्द साहब बता रहे हैं उसके लिहाज से सुमित के पास मैं आ रहा हूं। बड़ी खबर यहां पर देखें आप, बड़ी खबर ये FATF की बैठक में पाकिस्तान पर आज अहम फैसला होगा। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहेगा या ब्लैक लिस्ट में जाएगा, आज फैसला होगा। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से छुटकारा मिलने की उम्मीद कम है। मैं चाहूंगा राहुल पहली और दूसरी ब्रेकिंग दोनों एक बार दिखा दें हमारे दर्शकों को, जो हमने सिर्फ शुरुआत में ब्रेकिंग दिखाई और ये, यानी क्योंकि इन दोनों का कोरिलेशन है। FATF वाली जो खबर है उसको आप ध्यान से समझें। पाकिस्तान FATF की बैठक में आज फैसला होगा पाकिस्तान को लेकर, ये एक बहुत बड़ी खबर है। लेकिन इसके साथ एक बड़ी खबर मेरे पास आ रही है जिसके लिए मैं सुमित के पास आऊंगा। सीधे आए, वो UN सिक्योरिटी काउंसिल में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान पर भारत का सीधा हमला। पड़ोसी देश दुनिया भर के आतंकियों को पनाह और मदद दे रहा है। भारत ने कहा आतंकवाद को पड़ोसी देश की सरकार का भी समर्थन। भारत ने कहा भारत कई दशक प्रॉक्सी वॉर, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का सामना कर रहा है। मैं सुमित के पास आऊंगा। सुमित, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। इंटरेस्टिंग बात यह है सुमित, एक तरफ आपने DGMO लेवल की बातचीत की, लेकिन डिप्लोमेटिक चैनल्स पे आप अभी भी एग्रेसिव हैं। बिल्कुल निशांत, हमने पहली खबर दिखाई और दूसरी खबर दोनों को रिलेट इसलिए करती है क्योंकि आप मान के चलिए कि भारत का प्रेशर ना सिर्फ जमीन पर बल्कि डिप्लोमेटिक चैनल्स पर भी पाकिस्तान पर बहुत ज्यादा कारगर रहा है। और जिस तरीके से सिन्हा सर कह रहे थे, बिल्कुल बात सही है कि पाकिस्तान पर आप रिलाय नहीं कर सकते। यही बात है जब हमने टॉप आर्मी ऑफिसर से पूछी तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 3 चीजों का महत्वपूर्ण ध्यान जो अभी भी रखे हैं कि नो टॉलरेंस पॉलिसी, जो टेररिस्ट काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन है विल कंटिन्यू एंड नो रिडक्शन ऑफ द ट्रूप्स फ्रॉम एनीवेयर। सो दैट क्लियरली इंडिकेटिंग निशांत की हमारी पॉलिसी में, हमारी स्ट्रैटेजीज में कोई चेंज नहीं होगा, ऑन ग्राउंड भी और डिप्लोमेटिक चैनल्स पर भी, बल्कि हम उसी तरीके से काम करते रहेंगे। लेकिन अगर पाकिस्तान की तरफ से कुछ इनिशिएट किया जाता है टॉक्स को, तो भारत उसको भी एक्सेप्ट करेगा। निशांत ओके, मैं चाहूंगा राहुल पहली और ये जो UN वाली ब्रेकिंग है दोनों दे। मैं जल्द साहब के पास आऊंगा। 30 सेकंड्स में देश का सबसे बड़ा सर्वे कोरोना पर आपके सामने आ रहा है। सिर्फ 30 सेकंड्स में आप तैयार रहिए। जल्द साहब वेरी क्विकली, हम दोनों स्टैंड ले रहे हैं, DGMO पे बातचीत कर रहे हैं, UN में उनकी पिटाई कर रहे हैं। ये एक अलग भारत है। ये भारत में बहुत ही, ये मतलब नो होल्ड बार्स वाला भारत दिख रहा है। एब्सोल्युटली निशांत, देखिए ये कभी हमने ये अप्रोच नहीं किया। हम जब लीवे देते हैं पाकिस्तान को तो टोटल लीवे दे देते थे। आज के दिन में हम उनके दुम को पकड़े हैं, उनकी उतनी ही सख्त कार्रवाइयां करते हैं। जॉन साहब, उसके अलावा अपने दर्शकों को कमिटमेंट है मेरा कि हम ये कोरोना का सर्वे दिखा रहे हैं और मैं चाहूंगा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आप टीवी पर TV9 भारतवर्ष जरूर देखें क्योंकि आपके सामने कुछ शॉकिंग रेवलेशंस आ रहे हैं अब से कुछ ही क्षणों में। हमारे जितने भी दर्शक हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा अब शुरू होने जा रहा है देश का बहुत बड़ा सर्वे कोरोना पर। तेजी से बढ़ते हैं कोरोना संक्रमण पर हमारे जो सवाल हैं इस वक्त, वो सवाल आपकी वॉल पर यहां पर हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। दिखाइए जरा पहला सवाल, ये देखें। हमने अपने दर्शकों से पूछा क्या कोरोना के मामले बढ़ने से आपको फिर 2020 जैसा डर लग रहा है? यह हमारा पहला सवाल है। नेक्स्ट सवाल दिखाइए। नेक्स्ट सवाल, क्या आपको लगता है कि कोरोना का नया स्ट्रेन पहले से ज्यादा घातक है? यह हमारे सर्वे का दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, कोरोना संक्रमण के दोबारा बढ़ने का जिम्मेदार कौन है? चौथा सवाल, क्या कोरोना की वापसी से आपको दोबारा लॉकडाउन का डर सता रहा है? क्वेश्चन नंबर 4। और मैं आपको इसके लिहाज से एक बहुत बड़ी खबर दिखाऊंगा कि कल क्या तमाशा होने वाला है देश में। क्वेश्चन नंबर 5 वो ये है कि क्या वैक्सीनेशन प्रक्रिया तेजी से करने से कोरोना को जड़ से मिटाना मुमकिन है? ये हमारे जो मैनेजिंग एडिटर हैं उन्होंने ये सवाल तैयार किए और यहां पर सीधे मैं चलता हूं। पहली ब्रेकिंग न्यूज दिखाइए। इन सवालों से पहले, महाराष्ट्र में बेकाबू हो रहा है कोरोना, मुंबई, पुणे और नागपुर में तेजी से फैल रहा है संक्रमण। 24 घंटे में अप्रत्याशित 8,807 नए केस सामने आए हैं। एक दिन में कोरोना से महाराष्ट्र में 80 लोगों की मौत। 3 महीने में सबसे ज्यादा कोरोना के केसेस का यह आंकड़ा है महाराष्ट्र में। 3 महीने में सबसे ज्यादा कोरोना का आंकड़ा है। मैं चलूंगा अश्विनी के पास। अश्विनी, वेरी क्विक रिएक्शन। मुख्यमंत्री साहब कितना परेशान हैं? जिस लगातार मुख्यमंत्री अपील कर रहे हैं, उनकी परेशानी साफ देखी जा रही है, लेकिन सवाल ये है कि ये जो परेशानी है इसको लेकर जनता जब तक समझेगी नहीं तब तक ये आंकड़े इसी तरह से बढ़ते रहेंगे। आपको बता दें कि पुणे, नागपुर, मुंबई ये इस वक्त हॉटस्पॉट बने हुए हैं। नागपुर में एक दिन में 800 केस आता है,
मुंबई में 1150 केस, पुणे में करीब 800 केस। ये जाहिर सी बात है, लोगों को बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। जिस तरह से हमने जब कोरोना का सबसे पहला लहर आया था और जिस तरह से कोरोना का प्रकोप बढ़ा था देश में, उस वक्त मुंबई में 10,000, 15,000, 20,000 ये आंकड़े आ रहे थे। वो एक बार फिर से उसी तरह हम बढ़ रहे हैं। 8,800 आंकड़े बहुत चिंताजनक विषय है। महाराष्ट्र में आना, 80 लोगों की मौत, ये बहुत ज़्यादा चिंताजनक है। ऐसे में आज महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री और मुंबई के गार्डियन मिनिस्टर असलम शेख से जब हमने पूछा कि आखिरकार आप लोग कड़क कदम कब उठाएंगे, किस बात का इंतजार कर रहे हैं, आंकड़ा 1100 के ऊपर चला गया है, मुंबई में लोगों की मौतें हो रही हैं, तो उनका साफ तौर पे कहना था कि हम कोशिश कर रहे हैं, जैसे जैसे आंकड़े बढ़ेंगे हमारे पास यंत्रणा है उस पर काम करने के लिए। लेकिन सवाल ये है मैं चाहूंगा मेरे पीसीआर से कि यहाँ पर नीचे हमारे जो सवाल है सर्वे के वो दिखाते रहे पहले ही इस ब्रेकिंग के साथ लगाने के लिए कदम उठाने बहुत जरूरी है। ओके, प्लीज गो अहेड अश्विनी। जी, असलम शेख के मुताबिक जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं, उनका कहना है कि हमारे पास पूरी यंत्रणा है कि कैसे कंट्रोल करना है। लेकिन सवाल हमारा उनसे यही था कि किस बात का आप इंतजार कर रहे हैं, क्या आंकड़े बहुत पूरी तरह से बढ़ जाएंगे करने की अगर उनके पास ताकत होती तो अभी वो WHO के एम्बेसडर बन जाते। ये तो किसी के पास नहीं है कोरोना को कंट्रोल करने वाला। ये विधि जो है ये तो पता नहीं किसके पास होगी। बट एनीवे, यहां पर दिखाइए जरा हमारे दर्शकों को, ये हमारे पास जो डिटेलिंग है जरा दिखाइए महाराष्ट्र में कोरोना को लेकर। महाराष्ट्र में कोरोना के केसेस, राहुल प्ले इट फास्ट प्लीज। यहां पर हम आपको बताते हैं महाराष्ट्र में कोरोना बेकाबू हो गया है। तेजी से जरा ग्राफिक्स दिखाएं यहां पर। ये देखें 119 दिन बाद संक्रमितों का आंकड़ा 1000 के पार। शानदार ग्राफिक्स है। ये देखें, अभिषेक जूम इन करते रहे इसको। ये देखें आप। नेक्स्ट यहां पर देखें नए वेरिएंट का खौफ, ये उससे संक्रमण हो रहा है। 129 दिन में 8,807 केस। और ये देखें धारावी में बड़ा संकट, डबल डिजिट में आए केस। धारावी जो अपने आप में एक वर्ल्ड स्टडी थी वो हो रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना के 2 वेरिएंट यहां पर जो हम आपको दिखा रहे हैं वो हमारे पास है। आइए अब इसके बाद चलते हैं सर्वे सवाल नंबर 1। हमारा पहला सवाल है कोरोना संक्रमण पर TV9 भारतवर्ष का बड़ा सर्वे में क्या कहना है लोगों का, आइए दिखाते हैं। आइए सीधे चलते हैं। सर्वे का पहला सवाल यह है TV9 भारतवर्ष पर पहला सवाल दिखाइए, प्ले करें यहां पर। ये देखें, वो सवाल ये है कि क्या कोरोना के मामले बढ़ने से आपको फिर 2020 जैसा डर लग रहा है? हाँ 41%, ना 49%, कह नहीं सकते 10%। मुझे चिंता इस बात की है कि जो लोग हाँ कह रहे हैं वो कम क्यों हैं। इसका मतलब वो बहुत लाइटली ले रहे हैं। उसका मतलब मैं चाहूंगा ये सर्वे का जो जवाब है, मैं सीधे चलूंगा हमारे खास मेहमानों के पास। सबसे पहले डॉक्टर रजनीश वेदांता से मेरे साथ हैं, डॉक्टर श्याम अग्रवाल वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। लेकिन मेरे लिए बहुत चिंता का विषय है सर, जो हमारे सामने तस्वीरें आ रही हैं, जो खबरें आ रही हैं। आप डॉक्टर रजनीश सर, ये क्या मजाक है? पीपल आर नॉट सीरियस। उनको लग ही नहीं रहा है कि कोरोना 2020 जैसे हालात हो सकते हैं। ये लैक ऑफ अवेयरनेस है, लैक ऑफ फियर है, या ये उनको लग रहा है कि भैया वैक्सीन आ गई तो सब ठीक है? बिल्कुल निशांत, आई थिंक दिस इज, आई वुड से दिस इज बियर फुलिशनेस। सो लैक ऑफ अवेयरनेस बिल्कुल है, बट उससे भी ज्यादा मैं तो इसको मूर्खता कहूंगा जी। हमारे पास बहुत सारा डेटा है वर्ल्ड वाइड जिसने ये प्रूव किया दैट कोरोना ऐसा नहीं है भी इरेडिकेट हो जाएगा। इट्स वैक्सिंग एंड वेनिंग। ऊपर नीचे सी यूके का अगर स्टोरी लाइन लें तो क्रिसमस के अराउंड यूके में एक बहुत तेज सर्ज आया दोबारा से। उसका रीजन यही था, अभी कुछ लोग वहां बेपरवाह हो गए फेस्टिविटीज के कारण, और वो एक दोबारा सर्ज के रूप में सामने आया। So we knew that these things can come back and hit us again very badly, and this is the same thing which is happening in Maharashtra. So जैसे ही लोग इससे बेपरवाह हुए, जैसे ही मास्क उतरे, जैसे ही जो नॉर्मल चीजें हम बार बार बात करते हैं, जो प्रिकॉशंस हैं वो छूटे, एकदम से सर्ज तैयार है। अब इसके पीछे 2 बड़े फैक्टर हैं। लोग ये भी बात करते हैं म्यूटेंट स्ट्रेन्स। यस, all viruses are known to cause mutant strains, so that is also happening in corona, but it is not the only story of mutant strains plus the carelessness of people when put together, it is hurting us again in a big manner, and the people who are inflicted, the people who are getting infected again, it's on a repeat huge surge. So आप सोचिए हमने कैसे 2020 काटा, अभी उसकी सारी चीजें धुंधली नहीं हुई और हम अगली सर्च के लिए तैयार हैं। और द काइंड ऑफ
हिट वी हैड इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, वो चीज बहुत बड़ा है। तो इसलिए सारी चीजों को पीछे छोड़ के बहुत जरूरी है हम इसको रोकें। ये सर्ज अगर फैलते फैलते महाराष्ट्र से और स्टेट्स में भी गया, वाइड स्प्रेड हुआ, इंडिया में आया, तो हम उसी स्थिति के लिए फिर तैयार हैं जहां पूरा लॉकडाउन हो, जहां सब कुछ बंद हो और फाइनेंशियल क्राइसिस फिर से शुरू हो। तो वो सारी चीजें दूर नहीं है। प्लीज वेक अप, प्लीज वेक अप। दिस इज अ क्लेरियन कॉल, दिस इज हाई ऑन द चार्ट्स दैट वी शुड वेक अप एंड स्टार्ट रिएक्टिंग इन अ प्रॉपर वे अगेंस्ट कोरोना। आप जो बता रहे हैं सर, मैं सर्वे का दूसरा सवाल लेके जा रहा हूं यहां पर। आइए जरा सर्वे का दूसरा सवाल अपने दर्शकों को दिखाएं, और फिर राहुल हम लोग एक बार जब सर्वे का आंसर आ जाएगा तो फुल स्क्रीन पर सर्वे का जवाब भी एक बार सब दर्शकों को दिखाएंगे। आइए जरा प्ले करें यहां पर। ये जो आप देख रहे हैं यहां पर, हमारे सर्वे का दूसरा सवाल था कि क्या आपको लगता है कि कोरोना का नया स्ट्रेन पहले से ज्यादा घातक है? 44% कहते हैं हाँ, 35% कहते हैं नहीं, और कह नहीं सकते 21%। मैं चलूंगा सीधे और मैं चाहूंगा फुल स्क्रीन पर जरा ये सर्वे का सवाल का जवाब दिखाएं। फुल स्क्रीन पर दिखाइए जरा, कितने लोग हाँ कह रहे हैं, कितने लोग नहीं कह रहे हैं। एक बार फुल स्क्रीन पर अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। यहां पर देखें आप, ये जो हमारे साथ सवाल आया है कि लोगों से हमने पूछा कि क्या ये हमने सर्वे का सवाल पूछा। अब सीधे चलूंगा मैं, मेरे साथ डॉक्टर श्याम अग्रवाल मौजूद हैं, उनके पास मैं चलूंगा। सर, ये मतलब देखिए, जो हमने सर्वे का सवाल पूछा है, इससे बड़ा क्लियर कट ये हो चुका है कि लोगों को पता है कि क्या खतरनाक है और क्या खतरनाक नहीं है, बावजूद इसके केयरलेसनेस है। और मैं आपसे सीधे सीधे ये सवाल पूछूंगा सर, क्योंकि आप सर गंगाराम में चेयरमैन और एनएचओडी ऑन्कोलॉजी हैं। सर, गंगाराम में कई सारे पेशेंट्स ऐसे आ रहे होंगे कोविड को लेकर, या जो भी आपका एनालिसिस है, ये नया स्ट्रेन कितना बड़ा खतरा है भारत के लिए? देखिए, जैसा कि अभी डॉक्टर रजनीश ने भी कहा और हम सब लोग जानते हैं कि ये जो वायरस है, इसको म्यूटेशन होने की ताकत है, और जब वो म्यूटेट कर रही है, जैसा कि हम लोग अमेरिका, यूरोप और इवन महाराष्ट्र में भी 2 स्ट्रेन्स जैसा आप कह रहे थे वो पाए गए हैं, जो कि शायद इंडिया स्पेसिफिक होंगे, तो उनको फैलने की ताकत, वायरस को फैलने की ताकत बढ़ाती है। आप जैसा समझें एक वर्ड, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो वायरस भी चाहती है कि वो ऐसा रहे कि वो फैलती रहे, और हमारे शरीरों के अंदर, इंसान की बॉडीज के अंदर वो चलती रहे और वो ख़त्म ना हो। तो उसका तरीका यही है उसके लिए, वायरस के लिए, कि अपने अंदर वो ऐसे चेंजेस ले आए जिससे कि मरीज शायद मरे नहीं, लेकिन उसको बीमारी हो और फिर वो ठीक हो जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर 100 मरीजों को बीमारी होती है तो उसमें से 1 या 2% की तो मृत्यु हो सकती है, और ये हमने पिछले वर्ष में देख लिया इसके फैलने की जो रफ्तार है वो कितनी है। तो अब जो नए स्ट्रेन आ रहे हैं, जो यूरोप में आए हैं, जो यूके स्ट्रेन है या साउथ अफ्रीका स्ट्रेन है, वो जैसे कि हमने डिस्कशन किया कि वो बच्चों में, एडोलेसेंट्स में भी अटैक कर सकते हैं। मैं आपसे एक बड़ा सिंपल तरीके से आम इंसान के लिए एक सवाल पूछा हूं डॉक्टर साहब, डॉक्टर श्याम अग्रवाल, क्योंकि हमारे साथ 2 डॉक्टर्स हैं यहां पर अभी। सर, 100% अगर कोरोना होने का चांस है, तो उसमें से कितने % नए स्ट्रेन से हो सकता है और कितने % पुराने स्ट्रेन से हो सकता है? देखिए, मैं आपको अभी इंडिया में ऐसे बहुत ही लिमिटेड नए स्ट्रेन्स आए हैं, लेकिन आप उदाहरण देखिए लंदन का, इसका यूके का, ठीक है, कि सितंबर में उनका नया यूके स्ट्रेन डिस्कवर हुआ, और दिसंबर जनवरी तक ऑलमोस्ट 80 से 90% केसेस नए स्ट्रेन से आ गए थे। Got your point, sir. तो ये 4 से 5 महीने लगे उसको रिप्लेस करने के लिए ओल्ड स्ट्रेन को, नए स्ट्रेन। Got your point, sir. Got your point. ये अब हमारे ऊपर है कि हम पुराने स्ट्रेन को या नए स्ट्रेन को रोक पाएं, जिसमें कि हमें कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करनी है, आइसोलेशन करनी है, जिससे कि वो ना फैले। वैलिड पॉइंट टेकन सर, वैलिड पॉइंट। लेकिन इस बीच बड़ी खबर अश्विनी लेकर आ रहे हैं। कुमार कुंदन, मैं आपके पास आने वाला हूं। अभी महाराष्ट्र में वाशिम में एक स्कूल हॉस्टल में फूटा कोरोना बम। हॉस्टल में 229 छात्र और 4 स्टाफ कोरोना पॉजिटिव। हॉस्टल और गांव को कंटेनमेंट
किया गया घोषित, कंटेनमेंट जोन किया गया घोषित, कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया। छात्रों पर निगरानी के लिए 24 डॉक्टरों की टीम लगाई गई। हॉस्टल में अमरावती, वाशिम, हिंगोली और अकोला के छात्र। अब ये हुआ क्या? मैं सीधे चलूंगा अश्विनी के पास। अश्विनी, ये क्या हुआ? हॉस्टल के अंदर 229 छात्र, कैसे हुआ ये? जी देखिए, सबसे बड़ा चिंता का विषय इस वक्त विदर्भ का ये इलाका है। वाशिम, अकोला, अमरावती, यवतमाल, ये जो इलाका है यहाँ पर पिछले काफ़ी दिनों से कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है और अमरावती में यही वजह है कि पूरी तरह से कर्फ्यू लगा दिया गया है, वहाँ पर लॉकडाउन इम्पोज किया गया है। ये जानकारी जब आई तो ये सभी के लिए होश फाख्ता कर देने वाली थी कि 229 छात्र कोरोना संक्रमित होते हैं। पूरा स्टाफ कोरोना संक्रमित जो है, 4 स्टाफ कोरोना संक्रमित हुआ, बाकी जो स्टाफ है स्कूल के वो इस वक्त क्वारंटीन में है, सभी की जांच की जा रही है। ये बहुत ज़्यादा चिंता इसलिए और बढ़ जाती है क्योंकि राज्य का एक मंत्री वाशिम जिले के ही पोहरा देवी मंदिर में दर्शन करने के नाम पर शक्ति प्रदर्शन करता है और उस शक्ति प्रदर्शन में हजारों की भीड़ इकट्ठा होती है। और अब इसी बात की जांच की जा रही है कि क्या उस भीड़ के इकट्ठा होने की वजह से तो नहीं ये कोरोना, वहां पर कोरोना विस्फोट हुआ है। अगर हम इसे विस्फोट कहें तो बुरा नहीं होगा क्योंकि 229 लोगों का एक साथ कोरोना संक्रमित होना बहुत बड़ा चिंता का विषय है। इसको लेकर जांच की जा रही है कि आखिरकार निश्चित तौर पर ये विस्फोट ही है, उससे कम नहीं है। मैं अपने दर्शकों को वॉल पर लेकर चलूंगा। अश्विनी, जो आप बता रहे हैं मुझे, आप मेरे साथ बने रहिए। कुमार कुंदन, मैं आपके पास आ रहा हूं, सीधे प्ले ऑन करें इसको, यहां पर ग्राफिक्स को जो हमारे पास है। वाशिम में जो जानकारी आ रही है उसको मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखें। एक्शन में सरकार, लॉकडाउन, यवतमाल, नाइट कर्फ्यू, सावधानी यहां पर यवतमाल, अकोला, अमरावती, बुल्ढाना लॉकडाउन है, नाइट कर्फ्यू पुणे, औरंगाबाद, लातूर, ओवल मैदान बंद, नागपुर में स्कूल कॉलेज बंद, नागपुर में धार्मिक सामाजिक कार्यक्रम बंद, जालाना में स्कूल कॉलेज बंद। ये यहां पर हमारे पास जानकारी आ रही है। लेकिन मैं सीधे चाहूंगा इस ग्राफिक्स और उसी ब्रेकिंग के साथ कुमार कुंदन के पास। कुमार कुंदन, कितना वाशिम से भारत के हेल्थ मिनिस्ट्री लेसन ले रही है, अलग अलग राज्य सरकारें लेसन ले रही हैं, जो स्कूल कॉलेज खोलने की बातें चल रही हैं, कई जगह खुल चुके हैं? देखिए, केंद्र सरकार बहुत सीरियस है और साथ में हेल्थ मिनिस्ट्री ने सभी राज्यों को खास करके स्पेशल टीम ही में भेजी जहां पे केसेस ज़्यादा हो रहे थे। सबसे पहले महाराष्ट्र, केरल, मध्य प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, इन जगहों पर जो है अपनी टीम ही भी भेजी। 5 के बाद फिर 10, फिर 5 राज्यों में भेजी, कुल 10 राज्यों में उन्होंने टीम भेजी है। और सरकार ने स्पष्ट किया है कि वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हम मिलकर बात कीजिए और यह जानने की कोशिश कीजिए कि इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, खास करके जो पब्लिक गैदरिंग है उसको कैसे रोका जा सकता है। और उसके लिए राज्य सरकारों को उन्होंने फ्री छूट दे रखी है। आप चाहे तो कंटेनमेंट जोन बना सकते हैं, आप चाहे तो माइक्रो कंटेनमेंट जोन बना सकते हैं, आप चाहे तो कर्फ्यू लगा सकते हैं, जैसा कि महाराष्ट्र सरकार ने लगाया भी है। केंद्र सरकार की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि अभी देश के कुछ ही राज्यों तक ये सीमित है, जो नया वेव है। मैं सर्वे में आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं, मेरे पास एक बड़ी खबर आ रही है और वापस मैं सर्वे पे आ रहा हूं और इस ब्रेकिंग पे भी आ रहा हूं। भगोड़े नीरव मोदी को बहुत बड़ा झटका। नीरव मोदी का यूके से भारत प्रत्यर्पण होगा, एक्स्ट्राडिशन जिसको कहते हैं। नीरव मोदी जो बहुत दिनों से इंग्लैंड की जेल में बंद हैं, उनका एक्स्ट्राडिशन होगा, प्रत्यर्पण। नीरव मोदी को भारत लाया जाएगा, यानी कि एनपीए का एक बहुत बड़ा सरगना, उसको वापस लाया जाएगा। यह बहुत बड़ी खबर है। नीरव मोदी को भारत लाया जाएगा, कब होगा, कैसे होगा, यह सब जानने की कोशिश करेंगे मनीष झा। नीरव मोदी का यूके से भारत में प्रत्यर्पण होगा। मैं आपको बताना चाहूंगा ये इस वक्त की बड़ी खबर, और ये सबसे बड़ी खबर इसलिए भी बन जाती है क्योंकि नीरव मोदी, इसको लेकर बहुत सारा पॉलिटिकल स्टंट चल रहे थे, बहुत सारी चीजें हो रही थी। लेकिन अभी ये जो न्यूज आई है, इसने निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी, और बकायदा यूके के जज ने यह भी कहा है कि हमारे पास एविडेंस है कि नीरव मोदी को कन्विक्ट किया जा सकता है। करीब 2 साल से लीगल बैटल चल रही है यूके में। 14,000 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, पंजाब नेशनल बैंक से यह पूरा स्कैम शुरू किया इस आदमी ने। और जज का यह कहा है, जज ने यूके में यह कहा है, मैं पूरी तरीके से आश्वस्त हूं कि नीरव मोदी का गुनाह साबित किया जा सकता है। मनीष झा मेरे साथ है। मनीष, लेटेस्ट अपडेट दीजिए। नीरव मोदी का प्रत्यर्पण की खबर आ गई है,
आप आगे क्या क्या होगा, कितनी जल्दी कैसे होगा, एक एक जानकारी दीजिए। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, एक बहुत बड़ी उपलब्धि भारत सरकार की और भारत की एजेंसियों की है, क्योंकि लगातार भारतीय एजेंसियां लंदन में ये कुछ कोशिश में थी कि नीरव मोदी का एक्स्ट्राडिशन हो, और नीरव मोदी जो सोच रहे थे कि ब्रिटेन की अदालत से और ब्रिटेन के सिस्टम से वो लाभ ले लेंगे, वो नहीं हो पाया है। और नीरव मोदी के एक्स्ट्राडिशन को लेकर अदालत की तरफ से, लंदन की कोर्ट की तरफ से ये फैसला देने के बाद अब जो कानूनी अड़चन है वो खत्म हो गई है। यानी कि अब इस मामले में आगे का जो प्रोसेस है वो यही है कि जो ब्रिटेन के जो विदेश मंत्री हैं, विदेश मंत्री के यहाँ से ये सब प्रक्रियाएं प्रोसेस की जाएगी और फिर उनको एक्स्ट्राडाइट करके भारत लाया जा सकेगा। मनीष, शुक्रिया जानकारी के लिए आपका, थैंक यू वेरी मच मनीष। मैं आपको रोकूंगा और अपने दर्शकों को एक बार फिर से बताना चाहूंगा, लंदन की अदालत ने यह भी कहा कि नीरव को दोषी ठहराने के पर्याप्त सबूत हैं। वापस लौट रहे हैं हम अपने सर्वे पर, और सर्वे हमारा कोरोना पर जो चल रहा है, एक बार वेरी क्विकली हमारे दर्शकों को तीन सवाल, तीसरे सवाल पर जाने से पहले राहुल हमारे पहले दोनों सवालों के सवाल के जवाब और जो भी सवाल हमने पूछा था एक बार दिखाइए। पहला सवाल हमने पूछा, उसका जवाब क्या आया, वेरी क्विकली दिखाएं। पहला सवाल हमने अपने दर्शकों से पूछा कि क्या कोरोना के मामले बढ़ने से आपको फिर 2020 जैसा डर लग रहा है? 41% ने कहा हां, 49% ने कहा नहीं। नेक्स्ट सवाल हमारा यह था सर्वे में, वो ये था कि क्या आपको लगता है कि कोरोना का नया स्ट्रेन पहले से ज्यादा घातक है? 44% हां, नहीं 35%। ये इस वक्त की बड़ी खबर। अब हमारा सर्वे का तीसरा सवाल, आइए तीसरा सवाल जो हमने अपने दर्शकों से पूछा, और यह सर्वे का सवाल यह था, ध्यान से देखें आप, कोरोना संक्रमण के दोबारा बढ़ने का जिम्मेदार कौन है? अब यहां पर दर्शकों ने शायद अंतरात्मा की आवाज सुनी। पब्लिक की लापरवाही 50%, सिस्टम की लापरवाही 41%, खुद ब खुद बढ़ने लगे। अब ये कौन है भाई? वो 9% में जानना चाहूंगा, कौन है वो विद्वान जो कहते हैं कि खुद ब खुद कोरोना बढ़ता है? वाह, ये तो बहुत ही ब्रह्म ज्ञान वाली बात हो गई। लेकिन यहां पर सीधे चलूंगा मैं, मेरे साथ डॉक्टर रजनीश मौजूद हैं। सर, कौन जिम्मेदार है? आप श्याम अग्रवाल सर के पास चलेंगे। श्याम अग्रवाल सर, कौन जिम्मेदार है? पब्लिक की लापरवाही, सिस्टम की लापरवाही, या दोनों? और प्राइमरी कौन जिम्मेदार है बचने के लिए, यह मुझे आप बताइए। देखिए, जैसा कि पहले भी डिस्कशन हुआ था कि लोगों ने, आप जैसे पहले ही सर्वे में बोला कि लोगों को डर नहीं लग रहा है, लोगों को कम डर लग रहा है। तो डर कम होने से जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसमें भी लापरवाही आनी शुरू हो गई है। और हम भी देख रहे हैं कि ट्रेन्स में, कॉलेजेस में, ऑफिसेज में, जगह जगह पे पार्टीज भी आनी शुरू हो गई हैं, फंक्शंस भी होने शुरू हो गए हैं, शादियों में 200 लोग या उससे भी ज़्यादा लोगों का आना जाना शुरू हो गया है। तो लोगों का ज़रूर एक कंट्रीब्यूशन रहेगा इसके अंदर, अगर आप कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को नहीं अपनाएंगे। तो ये बहुत ही ज़रूरी है हम सब लोगों के लिए कि इसको रोकने के लिए हम मास्क का इस्तेमाल, हैंड वॉशिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, चाहे, क्योंकि काम को भी हम छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि अब कब तक, 1 साल हो गया है, 9 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, अब कब तक काम को छोड़ के कोई बैठ सकता है? लेकिन ज़्यादा जिम्मेवारी मेरे ख्याल से हम लोगों पे खुद पे आती है, लेकिन मैं आपसे शेयर करूंगा कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं आपसे शेयर करूंगा, लोगों की एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज जो हैं इस कोरोना में थमने का नाम नहीं ले रही हैं। उनको ऐसा लगता है कि कोरोना में हमें आंदोलन करके रहना है। और मैं आपको उसका सबसे बड़ी एक उदाहरण दिखाने जा रहा हूं। कोरोना संकट के बीच ट्रांसपोर्टरों का बड़ा ऐलान। ब्रेक करें इस वक्त की बड़ी खबर और दिखाइए वो बड़ी खबर हमारे दर्शकों को। कल पूरे भारत में बंद का ऐलान, 1500 जगहों पर व्यापारी संगठन धरना देंगे। सुबह 6 बजे से शाम 8 बजे तक करेंगे चक्का जाम। राहुल, अगर हो सके तो इस खबर को हमारे सर्वे 3 के सवाल के साथ दिखाएं। ये मजाक है कुछ? विपिन चौबे मेरे साथ है। विपिन, कोरोना काल में ये कहां से आइडिया आ गया इनको कि ये आंदोलन करेंगे, धरना देंगे?
और देखिए साफ तौर से सरकार के खिलाफ विरोध, क्योंकि ट्रेडर्स एसोसिएशन का कहना है कि फ्यूल प्राइसेस जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, गुड टैक्स सर्विस टैक्स बढ़ा है, इसको लेकर ट्रेडर्स एसोसिएशन एक बड़े बंद का कॉल किया है। लगभग 40,000 ट्रेडर्स एसोसिएशन इसमें शामिल हो रहे हैं और इसके अलावा ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने भी इस बंद को अपना समर्थन दिया है और साथ ही यह ऐलान किया है कि चक्का जाम रहेगा पूरे देश में। तो एक बड़े बंद का ऐलान किया गया है, लेकिन यह बंद कहीं ना कहीं खतरनाक साबित हो सकता है ऐसे वक्त में जब एक बार फिर से कोरोना अपना पैर पसार रहा है। तो सोच समझ के करना चाहिए था, लेकिन सरकार के खिलाफ विरोध जताना है, इसलिए कोरोना का भूलकर यह बंद बुलाया गया है। निशान। लेकिन विपिन, ये जो हमारे पास जानकारी आ रही है, क्या इनको थोड़ा सा भी एहसास है कि ये कितना खतरनाक हो सकता है इनके लिए भी? देखिए एहसास जरूर होगा, लेकिन इनका यह कहना है कि जिस दिक्कतों का सामना हम कर रहे हैं, लगातार डीजल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, उससे ट्रेडर्स पे जो उनके बिजनेस है, जो उनके शॉप्स हैं, जो इधर से उधर ये अपना माल करते हैं, उसमें बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन दबाव बनाया हुआ है कि हम प्राइस बढ़ाएंगे और महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, हम करें तो क्या करें, हम अपना विरोध कैसे जताएं। लेकिन ये जरूर है कि इन्हें इस पर भी विचार करना होगा कि ट्रेडर्स का ये कहना है कि सर हमें कोरोना से नहीं महंगाई से डर लगता है। एनीवे, ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। अगला सर्वे का जो सवाल है कि क्या कोरोना की वापसी से आपको दोबारा लॉकडाउन का डर सता रहा है, आइए जरा देखें। यह हमारा सर्वे का जो सवाल है कि क्या कोरोना की वापसी से दोबारा लॉकडाउन का डर सता रहा है। सीधे प्ले करें इसको, यहां पर दिखाइए, और इसका जो जवाब आया है वो जवाब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। हां 47%, नहीं 45%, कह नहीं सकते 8%। यह सवाल का जवाब मैं सीधे कुमार कुंदन से लेना चाहूंगा। कुमार कुंदन मेरे सहयोगी मेरे साथ मौजूद हैं। कुमार कुंदन, सरकार क्या सोच रही है? महाराष्ट्र में लॉकडाउन लग चुका है और अब ये एक ऐसी दिशा आ गई है जब पूरे देश में शायद चिंता बढ़ सकती है। क्या ये एक ऑप्शन को एक्सप्लोर किया जा रहा है? कुमार कुंदन, तब तक मैं चाहूंगा राहुल, एक बार जैसा हमने डिसाइड किया था, एक बार फिर से सर्वे का सवाल। और यहां पर मैं सीधे चलूंगा, अश्विनी मेरे साथ हैं। अश्विनी, क्या महाराष्ट्र की अगर बात करूं तो मैं, पूरे महाराष्ट्र में क्या हो सकता है? ये पूरे महाराष्ट्र की अगर बात करूं, चलो महाराष्ट्र से ही पहले शुरुआत करें तो। सवाल दोहराइएगा निशांत आपका। मैं कह रहा हूं लॉकडाउन क्या पूरे महाराष्ट्र में भी संभव दिखता है? जिस तरह की स्थिति बनती दिख रही है उसमें ये कहना बिल्कुल जो है ज्यादती नहीं होगी कि लॉकडाउन की स्थिति यहाँ बनती दिख नहीं रही है। 8,000 से ज़्यादा का आंकड़ा आना ही कहीं ना कहीं इस बात का संकेत देता है कि महाराष्ट्र में ये स्थिति बन सकती है। अब देखना होगा कि आने वाले, जिस तरह से 8 दिनों का अल्टीमेटम खुद मुख्यमंत्री ने दिया, उसमें से 3 दिन का वक्त बीत चुका है और जिस दिन मुख्यमंत्री ने अल्टीमेटम दिया था उस दिन करीब 5,000 के आसपास आंकड़े थे। 5,000 के आसपास जो आंकड़े थे वो बढ़कर 8,000 हो चुके हैं। उन्होंने कहा था कि अगर ये जो है इस पर कोताही नहीं बरती गई और आंकड़े बढ़ते हैं तो सख्त कदम उठाने होंगे। और उनके कहने के बाद भी आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, सरकार की कोशिशों के बाद भी आंकड़े बढ़ रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं लॉकडाउन की तरफ मैं आपको रोकूंगा, मुझे बहुत तेजी से अपने अगले सवाल पर जाना है। बहुत तेजी से आइए जरा, ये हमारे सर्वे का लास्ट सवाल है और इसके बाद मैं आपको बैक टू बैक कुछ ग्राफिक्स दिखाऊंगा। जरा प्ले करें आप यहां पर। क्या वैक्सीनेशन, अब ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्या वैक्सीनेशन प्रक्रिया तेज करने से कोरोना को जड़ से मिटाना मुमकिन है? अब ये एक अच्छी बात है कि लोगों का फेथ है सिस्टम में। 62% कह रहे हैं हां, नहीं कह रहे हैं 27% और कह नहीं सकते 11%। लेकिन ये जो 62% है, भाई साहब प्लीज फॉर गॉड सेक, आप ये मत सोचिए कि वैक्सीन ही सब कुछ कर देगी, आपको भी कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि वैक्सीन की अगर बात की जाए तो सीधे आइए, हमारा ग्राफिक्स हम आपको दिखा रहे हैं, राहुल प्ले करें। वैक्सीन की एफिकेसी रेट की अगर बात की जाए, यहां पर दिखाइए, जो कि लोगों का फेथ है उसके हिसाब से। फाइजर बायोएनटेक 95%, मॉडर्ना 94%, स्पुतनिक वी 91%, कोविशील्ड और कोवैक्सिन का पता नहीं है, कोविशील्ड 70%। कुमार कुंदन को प्लीज लेके आइए। नेक्स्ट ग्राफिक्स में आपको दिखा रहा हूं भारत में कितनी वैक्सीन, यहां पर देखें आप, भारत में कितनी वैक्सीन, यहां पर कोविशील्ड, कोवैक्सिन, ये ज़ायकोव डी, स्पुतनिक वी और सब यूनिट वैक्सीन मंजूरी मिली है। कोविशील्ड को वैक्सीनेशन जारी है। वैक्सीन की अगर बात की जाए, कोवैक्सीन की मंजूरी मिल चुकी है, वैक्सीनेशन जारी है। ज़ायकोव डी की अगर बात की जाए तो मंजूरी मिली है, इमरजेंसी में इस्तेमाल की।
और यहां पर स्पुतनिक वी की बात की जाए, केंद्र के पास आवेदन है, मंजूरी का इंतजार, और सब यूनिट वैक्सीन की अगर बात की जाए तो उसमें भी मंजूरी का इंतजार है। लास्ट सर्वे का जो सवाल है हमारा, उसके साथ मैं सीधे चलूंगा यहां पर डॉक्टर श्याम अग्रवाल के पास। सर, ये जो एक है, क्या लोगों के अंदर वैक्सीन को लेकर जो फेथ आया है, क्या वो एक बड़ी वजह हो सकती है कि लोग शायद कोरोना को सीरियस ना ले रहे हों? निशान, देखिए, वैक्सीन को अभी स्टार्ट होना है एट द जनरल पब्लिक लेवल, तो वो जो उम्मीद की जा रही है कि 1 मार्च या मार्च के पहले हफ्ते में स्टार्ट होगा, और सरकार का ये एम है कि वो 25 से 30 करोड़ लोगों को 3-4 महीने में वैक्सीनेट कर पाएं। तो ये एक चैलेंज है जनता के लिए, सरकार के लिए, कि क्या हम उस पे खरे उतर पाएंगे। और वैक्सीनेशन ही एक तरीका है जो कि हमें हर्ड इम्यूनिटी की तरफ ले जाएगा। हर्ड इम्यूनिटी से मतलब है कि लगभग 60-70% लोगों को या तो वैक्सीनेशन हो जाए या उनको कोरोना वायरस से इन्फेक्शन हो जाए, जिससे उनके अंदर इम्यूनिटी आ जाए। लेकिन जैसा कि आपने अभी आंकड़े दिखाए कि वैक्सीनेशन भी 100% गारंटी नहीं है, उसके बावजूद भी हमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाना ही पड़ेगा ताकि हमें कोविड के लक्षण ना हो। मैं आपको रोकना चाहूंगा, आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम सर, लेकिन आपका बहुत आभार डॉक्टर साहब, आपने समय निकाला हमारे लिए। इस शो को वाइंड अप करने से बस एक सारांश है इसका, वो ये है कि प्लीज वैक्सीन पर विश्वास रखें, लेकिन खुद एहतियात बरतें, क्योंकि बड़ी खबर यह भी है कि कोरोना संक्रमण को लेकर चीन पर WHO का बड़ा बयान। चीन ने कोरोना वायरस के जन्म का कारण नहीं ढूंढा। WHO की टीम को चीन से सीमित जानकारी मिली। चीन ने कोई भी दस्तावेज साझा नहीं किया, WHO ने कहा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।